हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो जो कि हम सामान्य विज्ञान की 1000 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कर रहे हैं। यह हमारी चौथी क्लास है। यह क्लास हम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी को फोकस करके कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम 1000 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सूची है। हर एक प्रश्न का हम उत्तर डिटेल में जानेंगे और हमने टारगेट रखा है 1 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। हमारे चैनल का नाम है ढाका डिफेंस एग्ज़ाम। जो कोई भी चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक आवर वीडियो। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जो कोई नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए एड्स होगा, बी फेड्स होगा, सी सार्स होगा, या डी एचआईवी होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सार्स। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सार्स। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, सेवर मतलब सिवर बोलेंगे, सिवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह क्या है? श्वसन से संबंधित रोग है। ठीक है दोस्तों, यह श्वसन से संबंधित रोग है। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन के का दूसरा नाम है ए निकोटिनिक एसिड, बी रिबोफ्लेविन एसिड, सी फ्लोक्यूनोन एसिड, या डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी फ्लोक्यूनोन एसिड। ठीक है दोस्तों, फ्लोक्यूनोन। फ्लोक्यूनोन विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो बंद हो जाती है विटामिन के की कमी से। तो रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन सहायक होता है वह होता है विटामिन के। विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं? तो दोस्तों, विटामिन के स्रोत हैं पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक और चुकंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब विटामिन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है? तो दोस्तों, पीएच स्केल किस चीज़ का मापक यंत्र है? खाद्य विज्ञान, औषधि, वानिकी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये जो पीएच स्केल होती है वह खाद्य विज्ञान में भी उपयोगी होती है, औषधि में भी उपयोगी होती है, और वानिकी में भी उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल पोटेंशियल और पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब होता है पोटेंशियल और पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच का मतलब हाइड्रोजन। पीएच मूल एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। अम्लीयता व क्षारीयता यानी कि एसिडिटी और एल्कलिनिटी को प्रदर्शित करती है। इसकी इसकी खोज किसने की थी? एसपीएल सोरेनसन ने की थी इसकी खोज। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइलेरिया किस फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं में क्या होता है? तो दोस्तों, फाइलेरिया में होता क्या है? पैरों में सूजन आ जाती है, या वृषण कोशों में सूजन आ जाती है, या फिर शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। तो यह सभी प्रकार की सूजनों से संबंधित है। फाइलेरिया में सूजन आ जाती है। आप देख सकते हैं स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 3 ये है, और स्टेज 4 जो सबसे घातक आपको दिख रही होगी, देखने में कितनी खतरनाक लग रही है, तो यह स्टेज 4 है। ठीक है दोस्तों, तो फाइलेरिया हाथी पाँव जिसे कहते हैं उसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। तो दोस्तों, भोजन प्रणाली यानी कि भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह क्या है? तो दोस्तों, ए बड़ी आंत है, या बी छोटी आंत है, या सी यकृत है, या डी पेट है।
तो दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह है छोटी आंत। छोटी आंत आंत की मतलब जो छोटी आंत है सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन कहाँ मतलब किस किस जगह होता है? जो सेल होता है, सेल के किस भाग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केंद्रक, न्यूक्लिया। न्यूक्लिया में सबसे मतलब न्यूक्लिया के अंदर ही श्वसन की प्रक्रिया होती है कोशिका में। ठीक है दोस्तों, केंद्रक। कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है या सेल बायोलॉजी कहलाता है, या फिर सेलोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोशिका की संरचना आपको सामने दे रखी है, ये न्यूक्लियस दिया है अपन को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त प्लेटलेट के जीवन का समय करीब करीब कितने दिन का होता है? जो प्लेटलेट होती हैं, रक्त का जो हिस्सा होता है, एक प्लेटलेट होता है, एक प्लाज्मा होता है, तो उनमें प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। प्लेटलेट कम होना डेंगू होने का मुख्य लक्षण है। अगर प्लेटलेट किसी की कम हो रही हैं तो यानी कि वो डेंगू से सफ़र कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाती हैं। डेंगू जो बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रूप से ब्लड में 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख। अगर इससे कम है यानी कि आप डेंगू के शिकार हो चुके हैं। प्रत्येक किडनी बड़ी मात्रा में किस उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है? तो दोस्तों जो किडनी होती है वह किस उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वह किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, किडनी रोगों के उपचार विशेषज्ञ हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट के अंदर ही एक पार्ट होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर आपको पथरी की समस्या है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वह आपका उपचार करेगा, आपका ऑपरेशन करेगा और उस पथरी को निकाल देगा। पथरी यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो जम जाता है आपके किडनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों फ्लोएम जो होता है पादप टिश्यू होता है, इसको प्लांट टिश्यू बोलते हैं। यह क्या करता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है पौधों के अंदर? तो दोस्तों यह किसके लिए उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी मतलब कि किसके किसमें सहायक होता है? ए जल वहन के लिए, बी अमीनो अम्ल वहन के लिए, या सी आहार वहन के लिए? तो दोस्तों फ्लोएम जो होता है वह होता है आहार वहन के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो जल वहन के लिए होता है वह उसे बोलते हैं जाइलेम। ठीक है दोस्तों, आप जल से जाइलेम याद कर सकते हैं तो फ्लोएम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आहार वहन के लिए इसका स्ट्रक्चर दे रखा है आपके सामने पूरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो मतलब इनमें से 3 प्रक्रिया हैं जो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती हैं, और एक प्रक्रिया है जो कि प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है। तो दोस्तों वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, ध्रुवण की प्रक्रिया जो होती है वह ध्वनि में नहीं होती है, वह प्रकाश में होती है, केवल प्रकाश में होती है। ठीक है दोस्तों, ध्रुवण। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। ठीक है दोस्तों,
अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित है। ध्रुव का अर्थ निश्चित है। ध्रुव का अर्थ है निश्चित। ध्रुवित तरंग में किसी सीमित रूप से ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवित तरंगों में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्रुवित तरंगों में क्या होता है, सीमित रूप से दोलन होता है, जबकि अध्रुवित तरंगों में क्या होता है, सभी दिशाओं में ध्रुवण होता है, दोलन होता है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका शत्रु तत्व है गंधक। ठीक है दोस्तों, इसका शत्रु तत्व है गंधक यानी कि सल्फर। कार्बन नहीं है इसका, नाइट्रोजन नहीं है, इसका आंसर है ए, गंधक। गंधक या सल्फर आवर्त सारणी के उपवर्ग BiA का एक तत्व है। गंधक सक्रिय तत्व है। स्वर्ण और प्लेटिनम को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ यह संयोग करता है तथा अनेक यौगिक बनाता है। तो मतलब स्वर्ण और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर यह अन्य तत्वों के साथ संयोग करता है और अनेक यौगिक बनाता है। तांबा यानी कि ताम्र एक भौतिक तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार 63.5 है, यानी कि 63.5 है। ठीक है दोस्तों, यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। इसका उपयोग अपन काय के रूप में करते हैं, विद्युत चालक के रूप में करते हैं। तन्यता यहाँ पे लिखा है, अपन ने पढ़ा तन्य। तो तन्यता में सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी अच्छी होती है? स्वर्ण की होती है, सोने की होती है। तन्यता और आघात वर्तनीय है, ये दोनों ही शक्तियाँ जो होती हैं, दोनों ही क्वालिटी जो होती हैं, वह सोने की काफ़ी अच्छी होती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियाँ को हटाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियाँ को हटाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? AVC या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण क्या होता है? खनिजों को उनके घनत्व या आकार के अनुसार अलग करने की विधि। ठीक है दोस्तों, खनिजों को उनके घनत्व या आकार के अनुसार अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण विधि, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण। फोर्थ फ्लोटेशन प्रक्रिया में क्या होता है? सल्फाइड अयस्क इसी विधि से किया जाता है। सल्फाइड अयस्क इसी विधि से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ फ्लोटेशन प्रक्रिया में ये होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7 और ग्रुप्सों की संख्या है 18। ठीक है दोस्तों, और ब्लॉकों की संख्या है 4, S, P, D और F। ठीक है दोस्तों, तो इनमें ये सब है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अगर आप हमारी नोटिफिकेशन चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी पढ़ाई करते रहें। NTPC का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है और ग्रुप D का भी उसके बाद ही आएगा, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। किसी भी तरह की आपकी तैयारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी में रुकावट आती है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली भी आने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों जो भी मेरे दोस्त हैं वह पढ़ाई पर अपना ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, और सेल्फ मोटिवेट रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल का नाम है धाका डिफेंस एग्ज़ाम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मेरा नाम है पंकज।